देवियों और सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अमित वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहा हूं जो भारतीय किसान यूनियन का बरसों पुराना सिपाही है और आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले का जिलाध्यक्ष है। जी हाँ, समझ तो गए होंगे आप, मिस्टर आलोक वर्मा जी। आलोक जी, आपका मेरे शो में स्वागत है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। जय किसान। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। मैं दर्शकों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आज। जी। तो मजबूत होके आए हैं आप? मजबूत क्या, किसान तो हमेशा तैयार रहता है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, और किसान तो हमेशा तैयार रहता है। तो ये तो ब्रॉडकास्ट है और आप मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं तैयार होके ही आया हूँ पूरा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आलोक जी, कितने सालों से आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं इसमें 2002 से जुड़ा हुआ हूँ 2002 से। और मुझे लगभग 23 साल हो गए हैं। 23 साल। जी। तो मेरे दर्शक और मैं, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आप भारतीय किसान यूनियन के एक मजबूत स्तंभ हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना तो 1983 में हुई थी और उस समय जब लखनऊ में संगठन बहुत ज़ोरों पे चल रहा था, तो 2002 में मैंने इंटर पास किया था। और 2002 के बाद फिर मैंने बायोलॉजी से इंटर पास किया और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ जी। और उन्होंने मेरा एडमिशन भी कराया। 80,000 रुपए शायद डोनेशन भी दी थी। ये कैमरे पे आपसे बात कहना पड़ रहा है। लेकिन मैंने अपने पिताजी से ये कहकर मना कर दिया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, हुँ, मैं बिज़नेस करूँगा। बिज़नेस कर और मेरे परिवार के मेरे चाचा वगैरह ये सब लोग किसान यूनियन से जुड़े थे। हमारे साड़ू जो है वो भी किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष थे। तो मुझे किसानों के क्षेत्र में काम करने में बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। तो 2002 के बाद जब मैंने इंटर पास किया, तो फिर मैंने भी सोच लिया कि अब हम किसानों की सेवा ही करेंगे। किसानों तो के लिए। किसानों की सेवा करते-करते आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मेरे हिसाब से हमारे संगठन में सभी का सम्मान होता है जी। और 23 साल बाद मुझे ये ज़िम्मेदारी मिली। इसके पहले शायद आप प्रवक्ता भी रह चुके हैं। देखिए, संगठन में 23 सालों के दौरान मैंने कई पदों पर काम किया है। सबसे पहले 2002 में मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे काम किया। जी, उसके बाद फिर मैं ब्लॉक का प्रचार मंत्री रहा। जी, उसके बाद फिर मैं जिले का प्रवक्ता रहा जी। और जिले का प्रवक्ता होने के बाद मैं प्रदेश का प्रवक्ता रहा और प्रदेश का प्रवक्ता होने के बाद मैं 2024 में जी। मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो आज आप मेरे साथ बातचीत करेंगे, ऐज़ अ प्रवक्ता बात करेंगे या ऐज़ अ जिलाध्यक्ष बात मैं जिलाध्यक्ष हूँ और जिलाध्यक्ष किसानों के पूरे जनपद के किसानों की मैं पूरी जनपद के किसानों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए बात करूँगा। जी, और संगठन हमारा पूरे देश का है, तो मैं पूरे देश के किसानों की भी बात कर सकता हूँ। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है जी। कि मैं प्रवक्ता की तो प्रवक्ता हमारे संगठन का एक-एक कार्यकर्ता किसान के दर्द को कह सकता है। जी, तो आपका संगठन मैं जानना चाहता हूँ कैसे काम करता है ज़मीन स्तर पे नीचे शीर्ष नेतृत्व तक कैसे से किसानों की समस्याएँ ऊपर तक पहुँचाते हैं? देखिए, हमारा संगठन एक ज़मीनी संगठन है, जी, जो गाँव गरीब मज़दूर जी। मज़दूर कमेरा वर्ग की बात करता है। और हमारे संगठन में सबसे मजबूत इकाई जो मानी जाती है, वो गाँव इकाई मानी जाती है। ग्रामीण इकाई। हम लोग गाँव के लोगों की बात करते हैं। राष्ट्र माने हमारे कुछ नहीं है, जी, प्रदेश से कुछ नहीं है, जिले से कुछ नहीं है। अगर हमारे गाँव का किसान, उसके हक-हुकूक की आवाज़ अगर हम सही से उठा पाएँगे, तो ये हमारे संगठन का मूल आधार है। मूल है। हमारे संगठन की शुरुआत बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने की थी और बिजली के आंदोलन को लेकर के की थी। बिजली से शुरू हुआ। बिजली के आंदोलन को लेकर की थी और ये विश्व का बहुत बड़ा आंदोलन बना था और बाबा टिकैत ने वहाँ पर बिजली की जो आंदोलन किया था, उसमें 3 किसान भी शहीद हुए थे। जी, और वहीं से भारतीय किसान यूनियन की नींव पड़ी। उसके बाद बोट क्लब पे, टाटा मोटर्स पे बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें किसानों को जीत प्राप्त हुई। बाबा टिकैत ने इस संगठन के माध्यम से उस किसान को बोलना सिखा दिया, जो किसान कभी किसी के सामने आवाज़ नहीं उठा सकता था। आवाज़ नहीं। किसानों की किस टाइप की समस्याएँ होती हैं आलोक जी? देखिए, मेरा मानना है कि आप भी एक किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा? जी, तो आज किसानों की बात सुनने वाला भी कोई नहीं है। आज खाद के लिए देख लीजिए किसान मारा-मारा घूम रहा है। सरकार कहती है कि 2022 में हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। देखिए, हम किसान के पास बड़ी समस्या होती है। किसान आय अपनी दोगुनी तो कर दे। आप एक बात बताइए, हम वो किसान हैं कि जो ज़मीन में 1 दाना डालते हैं और उसके बदले में वो धरती माँ हमें 20 दाने देती है। बिल्कुल। तो हमारा फ़ायदा तो 20 गुना का होना चाहिए। जी, जी। लेकिन आज की डेट में समस्या क्या है? हम अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते। क्योंकि किसान जब तक मजबूत नहीं होगा,
जब तक उसको भंडारण करने की क्षमता नहीं उसकी मजबूत होगी, तब तक किसान आगे मजबूत नहीं हो सकता। और हम लोगों की बात है, हमारे बाबा टिकैत ने कहा था 1967 को आधार वर्ष मान करके जी, किसानों के फसलों के दाम तय किए जाएँ। वो कैसे था, वो मैं आपको बताता हूँ। 1967 को आधार वर्ष इसलिए माना गया कि भारत देश में 1967 में ही पहली बार फसलों की खरीदारी हुई थी। शायद उस हरित सम क्रांति भी शायद बिल्कुल। लग और उस समय हमारे जो गेहूँ का भाव था, वो ₹72 कुंटल था 72 और सरकारी जो स्कूल का मास्टर था, उसकी तनख्वाह थी ₹70। ₹70 आप सोच लीजिए कि वो अपने 1 महीने की तनख्वाह से हमारा 1 क्विंटल गेहूँ नहीं खरीद सकता था। जी, आज की डेट में क्या है? आज गेहूँ का भाव क्या है? उस समय सोना था ₹156 तोला। तोले में होते थे 12 ग्राम, आज बचे 10 ग्राम। मतलब हम 2.5 क्विंटल गेहूँ बेचने के बाद 1 तोला सोना खरीद लेते थे और कुछ पैसे भी बच जाते थे। तो आज की डेट में किसान कहाँ पहुँचा है? हम तो कहते हैं कि हमारे फसल के भी दाम बढ़ा दिए जाए। जब महँगाई भत्ता सबके लिए बढ़ा, तो सबके लिए बढ़ाएँ। नमक उस समय क्या रेट था? आज की डेट में नमक का भाव क्या है? जब नमक बढ़ रहा है, तो किसान का भाव बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन सरकार तो कहती है मैंने किसानों के लिए इसने समर्थन मूल्य घोषित किया, समर्थन मूल्य हर साल किसान बढ़ाती है और किसान किसान के सहयोग के लिए मतलब उनके कल्याण के लिए किसान बिल भी लेके आई सरकार, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बताऊँगा मैं किसी सरकार पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करता, जी, लेकिन सरकार की जो फाइलें होती हैं, जी, उसका मौसम गुलाबी होता है, ये दावा झूठा और किताबी होता है। क्या बात है! आप तो शायरी में भी सब कुछ कह दे रहे हैं। नहीं, सही में बता रहा हूँ मैं। जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार कहती है कि मैं किसानों की आय जैसा कि सरकार ने कहा कि दुगनी हो गई है या होने वाली है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किसान को सरकार हर साल घोषित करती है फसलों के लिए, उससे क्या किसानों का फ़ायदा नहीं होता? भाई किसान का फ़ायदा कैसे होगा आप बताओ? मज़दूरी का रेट कहाँ चला गया? बिजली के दाम कहाँ चले गए? खाद के दाम कहाँ चले गए? बिल्कुल। कीटनाशक की दवाएँ कहाँ चली गईं? और आज की डेट में मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं स्पष्ट लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में मुझे किसी एक फसल का नाम बता दीजिए, जी, जिसमें आपको स्प्रे ना करना पड़ता हो। सारी दवाओं में स्प्रे करना पड़ता था। किसान की लागत तो बढ़ती चली गई। बढ़ती तो जब बढ़ती चली गई तो उसी अनुपात में उसके भाव भी तो बढ़ाने चाहिए। किसान के भाव में डीज़ल आज की डेट में ₹87 लीटर है। जब डीज़ल ₹55 लीटर था, उस समय किसान के फसल के दाम और आज फसल के दाम, जी, बहुत अंतर है। आप सोच लीजिए हम उस भारत देश में रहते हैं, जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है बिल्कुल, और इस कृषि प्रधान देश में सुई से लेकर हवाई जहाज का पार्ट बनाने वाली कंपनियाँ अपने हर एक प्रोडक्ट का दाम खुद तय करती हैं। बिल लेकिन किसान की फसल का दाम दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठकर एसी में बैठने वाले लोग करते हैं। मैं उनके लिए इतना कहूँगा कि जिनके ना फाटे पैर बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो आपको लगता है कि जो दिल्ली में एसी रूम में बैठ कर के अगर किसानों के लिए प्रोग्राम्स तैयार करते हैं तो झूठे होते हैं, गलत होते हैं? देखिए अमित जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक अभी आपने कहा शेरो-शायरी, तो वो कहीं न कहीं हमारे जो देश के कवि होते थे, उन्होंने इस बात को बहुत पहले ही कह दिया था। और रफ़ीक शदानी जी का एक शेर है कि भारत के किसानन का दुर्भाग्य तो देखो, गेहूँ का धरे दिल्ली, भूसा का धरी हम। मतलब जो हमारा गेहूँ होता है, उसको दिल्ली रखता है और उसका जो भूसा होता है, वो हम रखते हैं। तो जब हम अपनी फसल का दाम नहीं तय कर सकते, तो हम तो दूसरे के हवाले हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज की डेट में आप बाज़ार में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आपको कैसे मिलती है? एमआरपी पे मिलती है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जी, अधिकतम खुदरा मूल्य। और किसान किस पे बेच रहा है? एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस मतलब समर्थन मूल्य है वो, जी। न्यूनतम घोषित मूल्य नहीं है, समर्थन मूल्य। हम इतने पे समर्थन करेंगे, क्या उतने पे बिक जाता है? नहीं बिकता है। तो उस किसान की दशा फिर सुधारने के लिए लेकिन इस सरकार ने तमाम जगह पर गेहूँ खरीद केंद्र या धान खरीद केंद्र भी स्थापित किए, जिनके माध्यम से सरकार किसान के अनाजों को खुद खरीदती है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अमित जी, मैं एक बात कहूँगा कि पुराने ज़माने में लोगों ने कहा था कि जिस देश का राजा रणवा होता है, जी, उस प्रजा की हालत विधवा जैसी हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश का किसान जी, सड़कों पर है। जी, आज उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर है, इस देश का किसान सड़कों पर है और बिल्डर कहाँ है? खेतों में। बिल्डर खेत में है
किसान सड़क पर है और सरकार कहती है कि हम राम राज्य ले आए। अगर सरकार कहती है हमने किसानों के लिए किया है, 2022 में इन्होंने 2022 में कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या कर दिया? आप मुझे आंकड़े दिखा दीजिए, किया क्या उन्होंने? तो सरकार यही सरकार वो थी, यही वो सरकार थी, जब विपक्ष में थी तो इन्होंने ₹450 गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग की थी। आज 7 साल से है तो 8 साल से, कितना गन्ने का मूल्य बढ़ाया? इन्होंने तो मायावती से कमज़ोर हो गए हैं। मैं होती मायावती ने ₹50 गन्ने का रेट बढ़ाया था। जी। ये तो 25 रुपए 5-5 10-10 रुपए बढ़ाते हैं। डबल इंजन की सरकार है, फिर क्या मतलब है भाई? तो इसके लिए आपने कभी सरकार से आपके प्रतिनिधिमंडल ने मिलने की कोशिश करी? देखिए, ऐसा है कि इस देश की सरकार जो है, हमने चुनी थी भाजपा सरकार। जी। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन देश में सरकार हो गई मोदी सरकार। मोदी सर। तो मोदी किसी पार्टी का तो है नहीं, हमने जिस पार्टी को वोट दिया था, उस पार्टी की सरकारें नहीं बनी। सरकार बनी मोदी की और मोदी हमारी सुन नहीं रहे। तो आपकी मोदी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपका संगठन इतना बड़ा है। भाई इस देश में जहाँ पर लोकतंत्र हो और वहाँ पर राजतंत्र चल रहा हो, व्यक्ति विशेष के नाम की सरकार चल रही हो, पूरा मीडिया दिखा रहा है और आपने भी देखा होगा बहुत हुई महँगाई की बार अब की बार मोदी सरकार। जी। जब मोदी की सरकार आई हमने तो भाजपा को वोट दिया था, भाजपा की सरकार आएगी तो हमारी सुनेगी। मोदी सरकार तो सुन नहीं रही हमारी। तो आपको लगता है कि ये वन मैन आर्मी है मोदी जी, मतलब एक आदमी की सरकार है? ये संविधान से सरकार में जो लोकतंत्र की बात करते थे, उन नेताओं को इन लोगों ने बंद कर दिया। बंद कर लाल कृष्ण आडवाणी जी को बंद कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को बंद कर दिया। वो नेता बोल नहीं सकते। और अभी आपने देखा होगा धनखड़ जी का इस्तीफा कैसे लिया गया जी, जी। और आपने देखा होगा सतपाल मलिक जी का इन्होंने जो आदमी 5-5 राज्यों का गवर्नर रहा हो, उसकी अंतिम विदाई में उसे तिरंगा और राज की सलामी ना दी जाती हो। तो लोकतंत्र की सरकार ये है तो आपको लगता है? निंदनीय है। मैं भी इसकी आपको निंदा लगता है ये लोकतंत्र की सरकार है? अब मुझे क्या, मेरे हिसाब से तो 140 करोड़ लोगों को लग ही रहा है। मेरे लगने ना लगने से क्या फ़र्क पड़ता है? खैर ये तो राजनीतिक है, किसान जी। अपनी बात को मनवाना भी जानता है। जी, देखिए हम हैं किसान जी, जी। और किसान जब अपनी पर आता है, तो अच्छे-अच्छे लोगों को सुधार देता है। वही मैं जानना चाहता हूँ कि चूँकि अभी आप जानते होंगे कि इसी गवर्नमेंट में कुछ समय पहले एक बिल आया था, किसान बिल, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो बिल तो सरकार ने पहले तो उसके नेता आए आके बड़ा उसकी बड़ाई कर रहे थे। जी। इस बिल में यह 3 कृषि कानून जो आए थे, उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, इस बिल से किसानों को बड़ा लाभ होगा। किसानों ने 13 महीने का आंदोलन किया 13 महीने का आंदोलन। और 13 महीने का आंदोलन करने के बाद सरकार ने खुद माना कि ये बिल जो है, हम समझा नहीं पाए, ये किसान हित में नहीं थे, उसको वापस ले लिया। आपने बिल पढ़े? बिल के अंदर जो कानून लिखे थे, बिल के अंदर आपने सारे कानून पढ़ रहे थे। क्या उसमें जो बिल के अंदर जो रूल्स जो सरकार लाना चाह रही थी, तो उसका बिल क्या पेपर में गज़ेट हुआ था? ये बताइए, उस बिल के आने से पहले अडानी और अंबानी ने अपने वेयर हाउसेज़ बना लिए। जी। आपने कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने देखा होगा। नहीं, मैं बिल आने से पहले अडानी और अंबानी ने अपने साइक्लोन जिसमें अनाज इकट्ठा होता है, जी, वैसा बना लिया। उस बिल में था कि जो आप क्षमता से ज़्यादा अगर कोई स्टोरेज करते हैं, जी। तो उस पर सरकार अपना छापा मारती है और उस माल को जब्त करके आम जनता में बाँट देती है, जिससे बाज़ार के भाव वो बढ़े ना। उस कानून को सरकार खत्म करना चाहती थी। उस कानून के हिसाब से मंडियाँ खत्म होती, प्राइवेट लोग आते और आपकी खरीदारी करते। उस हिसाब से आपको एमएसपी पे बाउंड नहीं रहता है, एमएसपी भी खत्म हो रही थी। इसलिए सरकार का कानून खत्म हुए और मैं बता देता हूँ जिस दिन वो बिल लागू हो गए, जी। उस दिन इस देश में रोटी का सौदा होगा, भूख के हिसाब से रोटी की कीमत बढ़ेगी। आप देखते होंगे हवाई जहाज़ का टिकट अगर आपने हवाई जहाज़ से यात्रा की होगी, जी। तो अगर आप 1 महीने पहले दिल्ली का टिकट कराएँ, तो आपको 1500 से 2000 में मिल जाएगा। लेकिन अगर उसी दिन कराते हैं, तो वही टिकट 35,000 बैठता है, क्योंकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो रेट बढ़ रहा है। जी। इसी प्रकार भूख के हिसाब से सौदा होगा। मैं आपको फिर बताता हूँ, जी। आप पुरानी फ़िल्मों चूँकि आपने बहुत अच्छा काम किया, एक पॉडकास्ट शुरू किया और बाकी संगीत की दुनिया में भी आपकी रुचि है और काफ़ी लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। समाज के लिए भी अच्छा काम करते हैं, पर्यावरण के लिए भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ आपने फ़िल्मों में देखा होगा जैसे हमारे पहले पुराने फ़िल्मों में लाला लोग होते थे, जी। अपने गोदामों में पूरा अनाज भर भर लेते ले थे। उसके बाद एक किसी किसान को अपना बंधुआ मज़दूर बना कर के काम कराते थे और शाम को उतना ही राशन देते थे जितना उसके घर को खाने का होता था।
सेम वही कंडीशन देश में आ जाएगी अगर वो 3 कृषि काले कानून लागू हो गए तो आप किसान बिल का समर्थन नहीं करते? अरे हमने समर्थन किया होता तो उसे वापस क्यों करा देते? जी, जी। इसके लिए आपने काफ़ी आंदोलन किया, उस 13 महीने का आंदोलन किया, 750 किसान शहीद किसान हुए। शहीद हुए। जो किसान शहीद हुए, उनके लिए सरकार ने कोई भरपाई करी क्या? सरकार के पास डेटा ही नहीं उनका। सरकार के पास उनका डेटा सरकार नहीं, के पास डेटा ही नहीं। आपके पास डेटा है। बिल्कुल हमारे पास डेटा है। आपने सरकार को बताने की कोशिश करी कि हमारे इतने किसान शहीद हुए? सरकार सुनती कहाँ है? सुनते नहीं है। सरकार भाई सुनती आप ही लोग तो चुन के भेजे थे, अब आपकी सरकार ने सुनती क्या? सरकार के मंत्री चिल्ला रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आप पेपर में देखते होंगे दरोगा ने मंत्री को पीट दिया। विधायक जी की सुनी नहीं जा रही है, अधिकारी बेलगाम हो गए तो सरकार की खुद ही नहीं सुनी जा रही है। मेरा अगला सवाल आलोक जी से ये है कि अगर आप कृषि मंत्री होते, अगर आप कृषि मंत्री होते, फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो आप कैसा किसान बिल लाते? कौन-कौन से रूल्स रेगुलेशन किसानों के लिए बनाते? क किन-किन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करते? और किसानों के लिए वो ऐसी सुविधाएँ जो अब तक किसी सरकार ने ना करी, आप क्या करना चाहते हैं? मैं थोड़ा इस पे चाहता हूँ जानने की। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कृषि मंत्री तो कभी बनना नहीं चाहता। नहीं, अगर एक बात बता रहा हूँ तो जी, क्योंकि राजनीतिक दल है हमारा, जी, राजनीतिक संगठन है और राजनीति हम लोगों ने कभी करने का जी, सपना भी नहीं सोचा। लेकिन हाँ, अगर कृषि मंत्रालय में हमको बैठाया जाए, हमारे लोगों को बैठाया जाए, तो मैं किसानों के लिए सबसे पहले जी, उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको खत्म करूँगा, उसको एमआरपी पर लेकर आऊँगा। एमआर उनको भी महँगाई भत्ता दिलाऊँगा। एक्सप्लेन करते जाइए एमआरपी। उनको भी महँगाई भत्ता मिलना के लिए मैं कहूँगा कि उनको महँगाई भत्ता मिलना चाहिए। जी, किसानों के लिए पेंशन की स्कीम आएगी। पेंशन, किसान उनको पेंशन स्कीम। भाई बिल्कुल किसान ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की हुँ, और 60 साल में जब वो काम करने के लायक नहीं बचा, जी। तो उसको भी 15,000 रुपए महीने की पेंशन सरकार की तरफ से घोषणा करती। आपको लगता है कि किसान जैसे आपने बताया कि 15,000 रुपए प्रति किसान अ, आज की तारीख में किसान सरकार दे पाएगी या अब जब जब आप मंत्री होंगे तब दे पाएँगे? सरकार तो आज की डेट में 15,000 छोड़ दो 50,000 भी दे सकती है। दे सक आपको पता है इस भारत देश में हम उस भारत देश में रहते हैं जी, कि अगर आप एक बार विधायक बन जाएँ, एक बार राज्यसभा के सांसद बन जाएँ, एक बार सांसद बन जाएँ और एक बार केंद्रीय मंत्री बन जाएँ और एक बार उत्तर प्रदेश में मतलब जी। प्रदेश के मंत्री बन जाएँ, तो आपको 4-4 पेंशन मिलती हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? नेताजी मैं आपको आपको पता है कि नहीं पता 4 पेंशन मिलती है? पता पता लेकिन आप बताइए, क्या आप 4 पेंशन किसी और 4 नौकरी करके 4 पेंशन ले सकते हैं? नेताओं आप नौकरी एक जगह कर सकते हैं। बिल्कुल। एक जगह नौकरी करने के लिए आपको अगर 2 जगह की नौकरी है, तो कहीं अगर पहली कर रहे हैं, वहाँ छोड़नी पड़ेगी। लेकिन नेता 2 जगह नहीं 3-3 जगह से चुनाव लड़ सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ हिंदुस्तान में लगभग किसान परिवारों की संख्या लगभग कितनी करोड़ होगी? यहाँ पर 60% किसान हैं, किसान हैं। तो लगभग 80 करोड़ के आसपास। 80 करोड़ किसान हुए। 80 करोड़ किसान के हिसाब से आप जो 15,000 रुपए हर किसान परिवार को मंथली देना चाह रहे हैं, उस हिसाब से लगभग कितना बजट जाएगा? अब इसे तो जोड़ना पड़ेगा कितना लगेगा। चलिए ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं किसान पेंशन स्कीम, अगली क्या स्कीम? आप पूरा बताते जाइए कि नहीं, मैं बता तो रहा हूँ कि किसानों को पहले उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा देंगे, उनके लिए इलाज का खर्चा होना चाहिए इलाज का खर्चा देंगे। और उनके जो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, जी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहीं पर पंचायतों में ही लगा करके उस चौपाल उसको खत्म करना चाहिए। खत्म कर देंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो मैं बता रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ किसान को दवाई, पढ़ाई और उसकी फसल इस चीज़ का वाजिब दाम दे दीजिए, उसकी दवाई मुफ़्त करा दीजिए, दवाई का भी पैसा लो, पढ़ाई का भी पैसा लो, लेकिन जो उसकी फसल है, वो जी। एमआरपी पे बिकवा दो, कान पर सारा कोई आपसे सारा शिकवा गिला खत्म हो जाएगा। किसान अपनी फसल खुद पैदा करे। आपने सिर्फ़ 3-4 स्कीम बताई। कुछ और कभी कुछ सोचा होगा किसान के लिए आपने जैसे किसान के लिए पक्का घर, चूँकि हम लेकिन हमारी सरकार तो दे ही रही है। वैसे जिस गरीब के पास घर नहीं होता है, सरकार उसको पक्का मकान बना के देती है। लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, बच्चों की भी पढ़ाई आपने कर दिया, सिंचाई सिंचाई आपने नहीं रखा, आपने बिजली भी नहीं रखा, किसान के लिए बिजली मुफ़्त, वैसे सरकार तो मुझे लग रहा है दे रही है। सिंचाई भी सरकार दे रही है, बिजली भी सरकार मुफ़्त दे रही है, क्योंकि कई प्रदेशों में मैंने देखा जैसे दिल्ली वगैरह में मैंने सुना था कि केजरीवाल जी की सरकार जो है लगभग सबको बिजली कुछ मुफ़्त दे रही है कुछ यूनिट, मुझे जानकारी नहीं है। और कुछ आपने नहीं सोचा किसानों के लिए और क्या करना चाहेंगे आप? देखिए अमित जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल इस पे थोड़ा-सा जो है
आपको हो सकता है बुरा लगे। जी। किसान के बारे में आपकी क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि किसान इस देश का सबसे अभागा व्यक्ति है। ना नहीं है। किसान से बड़ा अगर कोई भाग्य विधाता है, जी। तो अन्नदाता होता है। अन्नदाता, भाग्य विधाता। ये आपने लाइनों में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन इसको अमल में लेके आइए। किसान कभी नहीं कहेगा आपसे सस्ती बिजली दे दो। किसान कभी नहीं कहेगा हमारे लिए घर मकान बनवा दो। किसान कभी नहीं कहेगा हमें फ्री दवा दे दो। किसान कभी नहीं कहेगा कि हमारे बच्चों की शिक्षा माफ कर दो। जो हमने पैदा किया, उसको बेचने का उसका रेट हमें दे दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अब एक दुकानदार जो दुकान चलाता है ना, वो बिजली लेता है कि नहीं लेता? उस सारी सुख-सुविधा लेता है? जी। कृषि को सबसे अगर मैं 2 लाइन में कह दूँ, 1 लाइन में कह दूँ कि कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए, बाकी किसानों के लिए आप कुछ ना करिए। सही कह रहे हैं। किसी को उद्योग का दलिया। आप आलोक जी ये जानते हैं उद्योग और कृषि में अंतर क्या है? उद्योग में जो प्रोडक्शन होता है, जी। उसका रेट उसका मालिक तय करता है। देखिए और कृषि उद्योग में सुनिए, जी। और कृषि मुझे इतना पता है, कृषि में जो खेत में पैदा होता है, उसे कृषि कहते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे इसमें डिफरेंस हैं। देखिए उसका उत्पादन एक प्लांट में होता है, उसका उत्पादन एक खेत में होता है। जो जो प्रोडक्ट बनाती है, फ़र्ज़ कीजिए ये बना हुआ, तो इसकी एक्सपायरी डेट हर दुनिया में हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। हमारी, आपकी, पूरी संसार में हर चीज़ की। इसकी एक भी एक एक्सपायरी डेट है। लेकिन जो किसान जो फसल का उत्पादन करता है, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत कम होती है। बहुत जल्दी वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे आप दूध ले लीजिए, अनाज ले लीजिए, आलू ले लीजिए, गेहूँ, आटा, सब्ज़ी, बहुत जल्दी अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, बहुत जल्दी खराब हो जाएँगी। क्यों इन सब चीज़ों में ये उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, मटेरियल्स मिलाए जाते हैं ताकि इनकी एक्सपायरी डेट को लंबा किया जा सके। इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन किसान का सामान चूँकि जितनी जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए किसान को बेचने में भी तकलीफ होती है, मंडी ले जाने में भी तकलीफ होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप सब जानते हैं। अगला मेरा सवाल आपके संगठन से है और मैं इस पे जो अभी आपने पूर्व में अपनी बात कही, इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी। बिल्कुल आपने कहा कि किसान के जो प्रोडक्ट हैं, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी हो जाती है और जी। जो उद्योग होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट लंबी होती है। जी। लेकिन ये बताइए जो गेहूँ हमारा है, जी। वो कौन से फैक्ट्री में बनता है? वो बनता तो हमारे सुनिए वो उगता तो हमारे खेतों में है ना, जी। उस पे दवाइयाँ लगा कर के। आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। समझ रहा हूँ। मैंने कहा ना कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए। जी। जो प्रोडक्ट आप वहाँ पर लेके आते हो, जो केमिकल आप मिला रहे हो, उस केमिकल को किसान भी जानता है। अब जैविक खेती करना आज की सरकार हमें सिखा रही है, जैविक खेती करना हमें कोई सिखाएगा? जी। गौमूत्र से कोई बाबा कह रहे हैं कि हम कैंसर ठीक कर दें और गौमूत्र आज नहीं हमारे बहुत पहले से होता था। गोबर के कंडे आज अमेज़न पे बिक रहे हैं। अरे हम कहते गाँव में चलो जगह-जगह गोबर के कंडे मिलेंगे। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। अगर उसको एग्रीकल्चर से उसको इंडस्ट्रियल ये कर दें, जी। तभी किसान का उद्धार होगा, उसके पहले कोई किसान का उद्धार ना किसान के नाम पे वोट सभी लेते हैं, जी। काम सब करना चाहते हैं, संवेदनाएँ सब देना चाहते हैं और आज की सरकार किसान को पगड़ी पहनाती है कि उसकी धोती खोल करके तब पगड़ी पहनाती है। जी। ये काम बंद किया जाए। आप बताएँ? आप कह रहे हैं कृषि को उद्योग का दर्जा दे दें। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या कुर्सी को सोफ़े का दर्जा दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। आ आप ये सुनिए ना, 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 ये सोफ़ा भी कभी कुर्सी था लेकिन इस पे रंग रोपण करके इसको सोफ़ा बनाया गया। जी। स्ट्रक्चर जहाँ भी है, जी। वो स्ट्रक्चर गाँव देहात से खेत से ही खड़ा होगा। खड़ा हम जहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ये मैं आपकी बात हम जहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जी। इस जगह में भी कभी खेती होती होगी, नहीं, आज इस पे आपने स्टूडियो बना दिया। सत्य है। लेकिन कृषि कृषि है, उद्योग उद्योग है। अगर इसका अगर कभी हो सकता है, आप इसका प्रोफ़ार्मा बनाइए, एक बार सरकार से मिलिए कि देखिए ऐसे आप अगर काम करते हैं, ऐसी स्कीम तैयार करते हैं, तो कृषि को भी उद्योग का दर्जा हम लोग दिला सकते हैं। और आपके कृषि प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करके बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, कोई चिप्स बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उसके काम चल रहे हैं, है ना? तो कृषि प्रोड्यूसेस जो यूज़ होते हैं, वो मैंने उस उद्योग पे में आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है, इस पे मैं थोड़ा-सा और बात कहूँगा। जी। क्या ज़रूरत है कि चिप्स बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनाएँ? आप भी गाँव देहात से आते हो, बिल्कुल। हमारे यहाँ जब फरवरी में आलू खुदता है, जी। तो उसमें हमारी माताजी चिप्स नहीं बनाती बिल्कुल और उसे कब तक खाया जाता है? 1 साल तक खाया जाता है। बिल्कुल खाया जाता हमारे पास उससे उससे अच्छा उद्योग है कोई? हम तो हवा फुला के नहीं भरते। वो ₹20 का चिप्स जो हमारे बच्चे खरीदते हैं, जो 1 आलू का होता है, हमारे यहाँ भी थाली में
आलू आता है, उसको हमारी माताएँ बहनें बनाती हैं ना चिप्स, हमारे यहाँ कचरी पापड़ बनते हैं ना, वो तो इतने पर्याप्त बनते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को भी दिए जाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। और चटनी, जो टोमेटो सॉस आप खाते हो, कितना टमाटर पैदा होता है, ये टमाटर है तो सब किसान का। किसान से अच्छी कोई सॉस बना देगा? आपके घर में भी बनती होगी, बिल्कुल। हमारी माताजी भी बनाती हैं। टमाटर की चटनी आप खाते कि नहीं खाते जिसमें जीरा और सौंफ भी लगाया जाता है? उससे अच्छी सॉस कहाँ मिलेगी आप बताइए? देखिए, क्या आपको किसी ने मना तो कर नहीं रखा? आप बनाइए, आप बनाइए। देखो देखो मैं फिर बता देता हूँ कि इस देश का किसान अपने हक हुकूम के लिए लड़ रहा है और एक कवि ने लिखा है जी, कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। क्या बात! मैं इसको करूँगा, देश ये कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि की बात होगी, कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाएँगे, हमारा संगठन इसी पर काम कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शायरी आपकी जो आपने कही वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। समाज में समझ लीजिए संगठन है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो मज़दूर का संगठन हो, आपका किसान का संगठन है। जो किसानों की समस्याएँ जस की तस बनी रहती, मगर किसान नेता फलते और फूलते जाते हैं। मतलब सिर्फ़ आपको मैं नहीं कह नहीं, 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 बिल्कुल हर सही बात हमने कहा। हर संगठन में नेता जो होते हैं वो फूलते और फलते जाते हैं, मगर किसान की समस्याएँ जस की तस बनी रहती। किसान कल भी गरीब था, किसान आज भी गरीब है और किसान कल फिर गरीब रहेगा। मैं इस बात पे आपके विरोध करता हूँ कि किसान कल भी गरीब रहेगा। किसान कल भी गरीब रहेगा, इसकी भविष्यवाणी ना मैं कर सकता हूँ, ना मैं भविष्यवाणी नहीं कर नहीं, 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 मेरी बात सुनिए। रही बात, ये देश विविधताओं का देश है। बिल्कुल, यहाँ पर पहले मुगलों का शासन रहा, जी। फिर अंग्रेजों का रहा, यो देश कई साल गुलाम रहा, फिर इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ये बात सच है आपकी कि कई संगठन बने। सभी हैं हम भाई-भाई। बिल्कुल, ये बात सच है कई संगठन बने, लेकिन संगठन जो बने, जी, तो आपको भी पता होगा कि सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुँह काला। और गाँव में एक कहावत है, बिल्कुल। जो बाप-दादा कहते थे कहिए, कि सस्ता रोवे बार-बार, महँगा रोवे एक बार। एक बार। ये संगठन बहुत सारे बने संगठन। संगठन आज की डेट में उनका इतिहास भी नहीं है, वो आए कुछ समय के लिए आए, तोड़ा-फोड़ा। अभी हमारे मैं आपको बताऊँ अभी जल्दी की अपनी बुराई करने में क्या है, हमारे संगठन से ही कुछ लोग निकल कर गए और उन्होंने 3 साल पहले एक नया संगठन बना लिया। क्या बात! मैं उस संगठन का नाम नहीं लेना मैं चाहता हूँ। बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने एक संगठन बना लिया जी, और हम तो हैं 35-40 साल के संगठन। जी। और वो 3 साल में उनके अंदर फिर 2 संगठन बन गए। फिर दो उनके संगठन में 2 संगठन बन गए, गुणा हो रहा है। गुणा हो गए। हुँ, मतलब वो 1 थे वो 2 हो गए जी। और हम तो हमारे संगठन में अभी तक 11 बार विभाजन हुआ है, 11 11 बार विभाजन हुआ है। और जो विभाजन हुआ है, वो हमारी डालियाँ थीं क्या और हम पेड़ हैं और पेड़ की जड़ हैं। तने जड़ पे काम करते हैं, अगर हमारी जड़ मजबूत होगी, तो कितनी भी शाखाएँ निकलती रहेंगी, टूटती रहेंगी, फिर जमेंगी, फिर निकल के आएँगी, पेड़ वही का वही खड़ा रहेगा। ये महेंद्र सिंह टिकैत जी का बनाया हुआ संगठन है, ये संगठन आज भी वहीं पे खड़ा हुआ है। कई शाखाएँ टूटी, कई पल्लवें टूटी, कई पत्ते गिरे, कई पतझड़ आए, कई बसंत बहार आए, ये संगठन वहीं का वहीं खड़ा है। आपके संगठन पर ये आरोप भी लगता है कि शोषण भी होता है संगठन में आपके लोग गरीबों को सताते भी हैं लोग, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा आरोप भी लगता है आप पर। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें लगता है कि हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ कुछ बहरूपीय जो संगठन अलग बना लेते हैं। जी, पता नहीं कौन-कौन से नाम से संगठन मैं तो उतने नाम भी नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। वो हो सकता है करते हों लेकिन हमारे संगठन में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संगठन में कार्यकर्ताओं से हम लोग ₹1 का कोई सहयोग नहीं लेते। सिर्फ़ हमारी ₹10 की मेंबरशिप है जो 1 साल के लिए वैलिड होती है। ₹10 देने के बाद आप 1 साल बाद फिर अपनी मेंबरशिप को रिन्यूअल कराइए। ₹10 से ही हमारा संगठन चलता है और हम लोग इसी पर काम करते हैं। मेरी एक आखिरी बात आपसे अ, किसान चूँकि आप लगभग कितने सालों से जुड़े हुए हैं संगठन? 23 साल से। 23 सालों से। मतलब आज एक मजबूत सिपाही हैं। तो ऐसे आप बता सकते हैं आपके संगठन से लगभग कितने लोग जुड़े होंगे, जो आपकी तरह मजबूत सिपाही होंगे? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ ये संगठन बरगद का पेड़ है बिल्कुल। और बरगद के पेड़ की डाली आजकल कौन गिन पाया है? मेरा एक सीधा-सा सवाल है कि अगर सरकार आपकी मदद नहीं करती,
तो आपके पास क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि अगर आपके संगठन का कोई एक मजबूत सिपाही, मजबूत स्तंभ गिर जाता है, किसी की बेटी की शादी या किसी लड़के का एडमिशन होना या कोई भी समस्या होती है, तो आपके पास जैसे किसान राहत कोष, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, किसान राहत कोष, ऐसा कुछ आपने कुछ इसका फंड का निर्माण किया है कि अगर किसी का किसान मर जाता है तो आपने उसके यहाँ राहत पहुँचाई, या किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया या किसी की बेटी की शादी है, तो इस टाइप का अगर आपके पास क्या ऐसा कोई कोष है जिसमें आपकी तरह के मजबूत सिपाही हर महीने का अंशदान या कुछ अंशदान करते रहें, ताकि अगर किसी के यहाँ साल भर में अगर आपको 4 शादियाँ निपटानी पड़ी या 10 शादियाँ निपटानी पड़े, तो आपने या किसी का किसान खत्म हो गया, पता लगा उस घर में खर्च चलाने के लिए कोई नहीं है। तो अगर आपके पास इस टाइप का अगर राहत कोष है, तो हो सकता है उसकी कुछ समस्याएँ कम हो जाए। देखिए अमित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत कुछ इसमें सीखने के लायक हमारे हो गया और बहुत कुछ हमारे पालन में लाने के लिए हो गया। मैं बताऊँ आपसे कि हमारे संगठन में बाराबंकी जनपद अवध प्रांत में ऐसा है कि जहाँ पर सामूहिक विवाह होते हैं, वहाँ पे स्वर्गीय मुकेश सिंह जी ने सामूहिक विवाह, रक्तदान और ये सब कार्यक्रम शुरू किए थे। वो विगत 13-14 साल से चल रहा है, वहाँ पर 100 से अधिक शादियाँ हर साल होती हैं। हम गरीब निर्धन कन्याओं की शादी बिना पैसे के वो तो बड़ा ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही और इसके लिए सैल्यूट। रक्तदान के लिए भी हर महीने की 15 तारीख को हमारे लगभग 50-55 जिले ऐसे हैं जहाँ पे रक्तदान होता है और वो जो रक्त होता है वो जिला अस्पताल में है, अगर किसी ज़रूरत होती है हम लोग वहाँ पे कहते हैं तो उसको रक्त मिलता है। रही बात आपने जो एक किसान राहत कोष की बात की है, ये अभी मेरी तरफ से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे संगठन की तरफ से अगर कोई ऐसा होता है तो हम लोग उसको जो सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाला लाभ होता है वो हमारा संगठन लग करके उसको दिलवाता है। लेकिन आपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत अच्छी चीज़ें कही है, जिसको मैं आज अभी इसी वक़्त से लागू करूँगा कि एक किसान राहत कोष भी हर जिले में बनना चाहिए। बनना मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे ही कई-कई बधाइयाँ आप हमको देते रहेंगे और हम लोग मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। ये बहुत अच्छा आपने विचार रखा है। जी, किसान राहत कोष के नाम से हम लोग एक फंड बनाएँगे बिल्कुल। और जिस पे हम लोग अगर किसानों को कोई ऐसा चीज़ें होती है तो मैं करूँगा उस पे। बिल्कुल, भाई जैसे आप संग चूँकि मैंने बता ही दिया प्रोफ़ार्मा, आप मैं आपको पूरा डिटेल ये में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुझाव है। देखिए जी, ऐसा ना विचार इसी तरह आते हैं जब आप किसी के साथ बैठोगे, जी। इसीलिए हमारे संगठन मैंने आपसे क्या कहा, संगठन में हमारे इसीलिए आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से भी हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे नेता आते हैं तो ऐसा नहीं कि बड़े-बड़े नेताओं से मिलके चले जाते हैं, वो सबसे आखिरी के हमारे नेता जाते हैं गाँव के उस किसान के यहाँ रुकते हैं, रोटी खाते हैं, जी, जिसके यहाँ हम लोग बैठ कर के छप्पर के नीचे रोटी खाते। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी रास्ते में लगे हुए नल में नहा लेते थे। उन्होंने कभी जो है छोटा-बड़ा भेदभाव हम लोग नहीं करते। हमारे बाबा महेंद्र जी को मैं सादर नमन करता हूँ। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने हमारे संगठन में एक नारा लगा था, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हम लोग नहीं मानते हैं। जी, हमारे यहाँ एक बिरादरी चलती है, वो किसान बिरादरी किसान और हम लोग किसान को ही करते हैं और हम लोग जवान और किसान का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए हमारे हर चीज़ स्लोगन में लिखा होता है, पहले जय जवान है, फिर जी, जय किसान है। इसलिए क्योंकि सीमा अगर सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित है, तो देश सुरक्षित है। बिल्कुल। चलिए आलोक जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा बहुत-बहुत और धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि फिर हम लोग मुलाकात करते रहेंगे, कुछ नए मैटर पे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।